अलग अलग होती है। वो अपने जनन कोशिकाओं से ही होते हैं। उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? जनन कोशिकाओं से ही होती है, लेकिन उसमें जो बर्ड्स की संख्या होती है उसका अलग अलग विन्यास होता है। इसको बोलते हैं मात्रात्मक अध्ययन। अगर हम लोग बात करेंगे धान की बालियों में, अगर धान की बालियाँ भी देखते हैं तो उसमें किसी में कम धान होते हैं और किसी में ज़्यादा धान होते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देख सकते हैं हम लोग, केचुआ। केचुआ में जो खंडों की संख्या होती है ना, खंड जो होते हैं, जैसे हमारे फिंगर में देखो 1 2 3 एक होता है ना कि सिस्टमेटिक 1 2 3 3 है खंड, वैसे ही केचुए में क्या होते हैं? खंड होते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग केचुए में जो होती है वो खंडों की संख्या अलग अलग होती है। उसको बोलते हैं संख्यात्मक विभिन्नता। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बात कर रहे थे अभी तक जर्मिनल विविधता का पहला प्रकार सतत विभिन्नता, अब बात करते हैं हम लोग दूसरा प्रकार। ठीक है, दूसरा प्रकार है असतत विभिन्नता। असतत विभिन्नताएं क्या होती है? जिसमें सामान्य लक्षण जो होते हैं वो सामान्य लक्षण जो होते हैं उसमें अचानक से परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसको उत्परिवर्तन के द्वारा भी समझ सकते हैं। उत्परिवर्तन का तात्पर्य क्या होता है? सबसे पहले अगर हम लोग एक नया चीज़ पढ़ते हैं उत्परिवर्तन, तो उत्परिवर्तन हम लोग 6th 7th 8th 9th 10th में पढ़ा होगा आपने। उत्परिवर्तन क्या होता है? जब जीवधारियों में अचानक से कोई चेंजेस वातावरण के अनुकूल या फिर जीने के ढंग को अगर अविकसित करने के लिए कोई लक्षण प्रभावी होता है या कोई लक्षण बाहर से आता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है वो असतत होता है। असतत मतलब ये क्या है? ये कभी भी हो सकता है। इसका ये नहीं है कि ये जन्म के पश्चात शुरू होगा और मृत्यु के पहले समाप्त हो जाएगा, नहीं, ये सतत विभिन्नता में होता है। असतत विभिन्नता में होता है कि ये जीवधारियों में किसी भी समय अपने वातावरण में अनुकूलन या अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, मतलब अपने मृत्यु से बचने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए किन्हीं लक्षणों का उपार्जन करता है, उसको बोलते हैं उपार्जित लक्षण। और दूसरा बात होता है, इसको बोलते हैं असतत विभिन्नताएं। ये कभी भी हो जाता है। सतत मतलब होता है कंटिन्यू, वो चलते ही रहता है। सतत मतलब होता है कंटिन्यू, है ना, वो क्या होता है? एक सीधी रेखा में चलते रहता है। और असतत जो होता है वो कभी भी हो जाता है। ये तो नाम से ही स्पष्ट है। क्लियर? एक बार और रिवाइज करते हैं विभिन्नताओं के प्रकार। विभिन्नता कितने प्रकार का होता है? विभिन्नता जो होता है वो आनुवांशिक विभिन्नता पहले पढ़े हम लोग। ठीक, आनुवांशिक विभिन्नता क्या होती है? लक्षणों में, लक्षणों में चेंजेस। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है उनमें चेंजेस जो होती है उसको आनुवांशिक विभिन्नता कहते हैं। वातावरणीय विभिन्नता जो होता है वो जीवधारियों के शरीर पर वातावरण जैसे ताप, प्रकाश, नमी, वायु, भोजन के फलस्वरूप जो विभिन्नताएं होती है प्रकृति आदि के कारण जो पैदा होती है उसको बोलते हैं वातावरणीय विभिन्नता। तीसरा बात करते हैं कायिक विविधता के बारे में। कायिक विविधता जो होती है वो उपार्जित होती है। मनुष्यों में बौद्धिक क्षमता इसका उदाहरण हो सकता है। प्रशिक्षण जो हो सकता है उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर की जर्मिनल विभिन्नता। ये क्या होती है? जनन कोशिकाओं में होती है। सामान्य रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। इसके भी दो प्रकार हैं। सतत विभिन्नता जो होती है वो जन्म के पश्चात शुरू होती है और मृत्यु के पहले समाप्त हो जाती है। ये अवस्थाओं में पाई जाती है, स्टेजेस में पाई जाती है। ये अलग अलग स्टेज में विकसित होती है और ये सतत चलती रहती हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं सतत विभिन्नता दो प्रकार की होती है, मात्रात्मक और संख्यात्मक। मात्रात्मक मतलब हो गया मात्रा में परिवर्तन जो होता है, हाइट्स में जो ऊंचाई, बालों का रंग, ये वो, और बॉडी का रंग, इसमें जो परिवर्तन होता है उसको मात्रात्मक बोलते हैं। और संख्यात्मक परिवर्तन नाम से स्पष्ट है, किसी भी जीवों में संख्या में जीव जो होते हैं उसकी संख्या में कैसे अंतर हो सकते हैं? जिनके जनक सेम हो। ठीक है, पेरेंट्स जो सेम हो, एक ही पेरेंट्स हो, उसको बोलते हैं संख्यात्मक विभिन्नता। उसके बाद बात की उसका दूसरा विभिन्नता है जो असतत विभिन्नता। ये उसमें उत्परिवर्तन होता है। इसमें लक्षणों का वातावरण के अनुकूल होने के लिए जीवधारियों में या फिर अपनी सुरक्षा के लिए कुछ लक्षणों का उपार्जन कभी भी किसी भी टाइम में अचानक से हो जाता है, उसको बोलते हैं असतत विभिन्नता। क्लियर? अब बात करते हैं विभिन्नताओं के कारण। अभी तक तो बात की विभिन्नता आती कैसे है, अब बात करेंगे कि होती क्यों है। भाई आती है तो क्यों होती है, होगी ही ना, उसकी बात करते हैं। ठीक है, पहला है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। जनक तो एक है ना, ये हो गया नर, ये हो गया मादा, एक ही जाति के सदस्य हैं। अब इनके गुणसूत्र में परिवर्तन होगा, इनके गुणसूत्र में परिवर्तन होता है। अच्छा, गुणसूत्र कितने होते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? 46 गुणसूत्र में क्या होते हैं?
22 पेयर जो होते हैं वो सेम होते हैं और 1 पेयर जो होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, जो 1 पेयर जो होते हैं ना वही डिसाइड करते हैं कि चाइल्ड कौन सा होगा। अभी उसकी बात बाद में पढ़ेंगे, हम लोग अभी पढ़ते हैं गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना। गुणसूत्रों की संख्या में जैसे परिवर्तन होता है तो लक्षणों में भी परिवर्तन हो जाएगा, तो उससे क्या होगी, हमारे शरीर में होगी विभिन्नता आएगी, उसको बोलते हैं गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना। दूसरा है जीन्स की संख्या में परिवर्तन होना। गुणसूत्र में क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी अगर संख्या चेंज होती है, उनकी जो संख्याएं कम या ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी या इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है उनकी संख्या, तो लक्षण भी जो क्या होगी, नेचुरल सी बात है कि वो चेंज हो जाएगी, तो उसमें क्या होगी, विभिन्नता पाई जाएगी। जीन के विन्यास में परिवर्तन, जीन की जो अब तो संख्या को छोड़ के अगर विन्यास की यहाँ स्थित है यहाँ स्थित है, अब दूसरे में गया तो वो यहाँ स्थित हो गया यहाँ स्थित हो गया, तो भाई चेंजेस तो आएंगी ना, उसको बोलते हैं, इसलिए होती है विभिन्नता। ठीक है, फिर चौथा है लैंगिक जनन के समय। किसके समय, लैंगिक जनन के समय। लैंगिक जनन क्या होता है, ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, इन दोनों का मिलना क्या होता है, एक मेन युग्मक बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट या भ्रूण भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो क्या होता है, जब जीन विनिमय होता है, इनका विनिमय इसके साथ होगा, कैसे होगा भाई उसकी बात करते हैं। इसमें से आए 2 पेयर्स, इसमें से आए 3, जब 3 और 2 5 हुए, 5 मिले, या फिर इसमें का जो एक हो गया वो प्रभावी हो गया, इसमें का एक प्रभावी हो गया, तो जब इन दोनों के 1 और 1 आए है ना, तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये जो होंगे अलग अलग होंगे, तो क्या होगा, अलग अलग लक्षण जो होंगे वो प्रभावी होंगे। इसलिए इनमें भी लैंगिक जनन में भी जब लैंगिक जनन होता है जब, तो जीन विनिमय हो जाता है, और विनिमय होने के कारण, विनिमय होना मतलब होता है अदला बदली होना, एक दूसरे से एक्सचेंज होना। तो नर कोई किसी एक जीन्स जो होगा वो नर का प्रभावी हो सकता है, एक जीन्स जो होगा वो मादा के जैसे प्रभावी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जीन विनिमय होना, जिससे भी विभिन्नता आती है। ये हो गया विभिन्नता के कारण। अब बात करते हैं विभिन्नता का महत्व। विभिन्नता का महत्व क्या होता है, विभिन्नताएं क्यों होती है वो पता चला, विभिन्नता के प्रकार पता चला, है ना। अब बात करते हैं विभिन्नताओं के महत्व। विभिन्नताएं क्यों होती है, अनुकूलन पैदा करने के लिए। अपने जो हमारे जब जीवधारी जब प्रेजेंट होते हैं धरती पर, तो उस टाइम का जो वातावरण होता है उसके लिए, अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए उन लोग लक्षणों में चेंजेस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसमें अनुकूलन होती है। अनुकूलन मतलब होती है रहने की इच्छा शक्ति, ठीक है, उसके स्वरूप ढलने की इच्छा शक्ति, उसको बोलते हैं अनुकूलन। अगर विभिन्नता नहीं आएगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना। जैसे क्या हुआ अभी कोविड के टाइम पे, कोविड में जब कोरोना आया तो हमारा जो शरीर था वो वातावरण के अनुकूल होने लगा, और जो उस चीज़ से सर्वाइव कर लिया, जो उन बाहरी लक्षणों को अपने अंदर अर्जित कर लिया, वो क्या बच गए, और जिन लोग नहीं कर पाए उन लोग का क्या हुआ आपको पता ही है ना। तो इसलिए विभिन्नताएं जरूरी है। दूसरा है जीवों के अस्तित्व में सहायक। वही बात आ गई फिर से जीवों के अस्तित्व में, क्योंकि अगर विभिन्नताएं नहीं आएंगी तो जीव सर्वाइव कैसे करेंगे। इसलिए क्या होता है, इसका महत्व ये भी होता है कि जीवों को जीने में, अपनी सुरक्षा करने के लिए भी विभिन्नता जो होता है वो बहुत ज़्यादा सहायक होता है। असतत विभिन्नताओं से नए लक्षण पैदा होते हैं। असतत लक्षण क्यों होते हैं, पहली बात ये तो अचानक होते हैं, है ना भाई, अचानक होते हैं तो नए लक्षण आते हैं। तो नए लक्षण जो होते हैं वो जो प्रभावी होंगे तो वो क्या होगा, नए लक्षण पैदा होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिर उसका विकास होगा, भाई होगा ना। तो क्या है, विभिन्नता इसीलिए जरूरी है। एक छोटी सी स्टोरी है, पहले हमारे पूर्वज बोलते थे कि हम बंदरों से मनुष्य में आए हैं। कैसे आए, विभिन्नता आते गई, विभिन्नता आई तो हम विकसित हुए तो क्या हो गया, आज मनुष्य बौद्धिक क्षमता के साथ मनुष्य हो गए, और जो बंदर है वो तो बंदर ही हैं। इसलिए विभिन्नता जरूरी है विकसित होने के लिए, विकास करने के लिए। उसके बाद क्या, विभिन्नताएं जो होती है वो नई जाति की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक होते हैं। फिर से वही बात हो गई कि अगर हम लोग अगर हमारे पूर्वज बोलते हैं कि जो बंदर होते हैं वो, अगर हम लोग अपने वो लक्षण नहीं अर्जित करते, या उस टाइम पे वो लक्षण अर्जित नहीं होता, तो क्या होता कि बंदर तो बंदर ही रह जाते, फिर मनुष्यों का विकास ही नहीं होता। इसलिए जब नए लक्षण आए या जब असतत विभिन्नता आई जीवधारियों में, तो क्या हुआ,
नए जीव का जो होता है वो विकास होता है, उत्पत्ति होता है। और विकास और उत्पत्ति होता है क्यों होता है? क्योंकि विभिन्नता आती है, इसलिए विभिन्नता का महत्व तो समझ में आ गया। अनुकूलन के लिए, अस्तित्व, जीवों के अस्तित्व को बचाने के लिए नए लक्षण पैदा होते हैं, इसलिए उत्पत्ति और विकास में सहायक होते हैं, इसलिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, वंशागतिकी के संबंध में बहुत सारी धारणाएं अलग अलग लोगों ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, वंशागतिकी क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वंशागतिकी या आनुवंशिकी की। हम लोग पहले ही पढ़े कि उनका जनक कौन है? मेंडल। ठीक है, लेकिन मेंडल से भी पूर्व बहुत सारे लोगों ने अपना मत प्रस्तुत किया था, जो शायद मान्य नहीं होगा, क्योंकि उनके पास उस टाइम पुख्ता सबूत नहीं थे कि ये हो सकता है। तो उसके पूर्व भी बहुत सारे लोगों ने ये सोचा। उनके समय में उनके मनुष्य होते थे, उनके जो दिमाग में बहुत सारी अलग अलग बातें आती थी। क्या आती थी? अरे भाई, जीवों की उत्पत्ति धरती में कैसे हुई? कहीं ना कहीं से तो हुआ होगा ना। अभी कैसे होते हैं? अभी ये होता है कि माता होती है, पिता होते हैं, जीवधारियों के, है ना, वो क्या होते हैं, उनका जब प्रजनन होता है उससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है। लेकिन वो कहाँ से आए? माता और जो पिता थे वो कहाँ से आए? इसकी बात कैसे होगी? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी पर जीव अपने समान जीव ही क्यों उत्पन्न करते हैं? भाई अलग अलग जीव तो उत्पन्न करते नहीं हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य ही उनका बच्चा मनुष्य ही पैदा होता है, जो गाय है उनका गाय, जो शेर है उनका शेर, है ना। तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये क्यों उत्पन्न नहीं होता? और जनकों के जो गुण होते हैं वो संतति में कैसे हस्तांतरित होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण कैसे जाते हैं, उस सब चीज़ों का अध्ययन करने, उस सब जब उन लोगों के मन में विचार आया तो उन्होंने अपने अपने तरीके से अध्ययन किया, अपने अपने तरीके से उस सब चीज़ पर विचार किया और प्रयोग करके देखा। तो उसमें से कई प्रयोग जो थे या फिर कुछ विचार जो थे, अगर हम लोग देखें उनकी बात करते हैं तो वो क्या है? नम वाष्प सिद्धांत। नम होगा ना, ये नम वाष्प सिद्धांत, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। मॉइस्ट वेपर थ्योरी क्या होता है? इसको किसने प्रयोग, इसका प्रतिपादन किसने किया था? पाइथागोरस ने। कब किया था? 1580 से 50 BC में। ठीक, ये जो दार्शनिक थे वो बोलते हैं कि जब माता और पिता के जो होते हैं, नर या मादा जो होते हैं, उनके शरीर में जो द्रव्य होते हैं, क्या बोलना चाहिए, वाष्प होते हैं, उनके शरीर में जो वाष्प निकलते हैं या उस वाष्प से मिलकर, ठीक है, वो जो वाष्प होता है वो मिलकर प्रत्येक जीवधारियों के शारीरिक अंग से क्या निकलता है? वाष्प निकलता है। वो वाष्प निकलता है और जब जीवधारी में प्रजनन होता है उस टाइम पे वो वाष्प मिलते हैं एक दूसरे से, और क्या होता है, वो वाष्प जो होता है वो जिस अंग से निकला है वो भ्रूण में उसी अंग का निर्माण करता है। इसको क्या बोलते हैं? नम वाष्प सिद्धांत। ठीक है, वैसे इसका जो था ज़्यादा कुछ प्रयोग या फिर ज़्यादा इसको प्रचलन में नहीं आया। उसके बाद दूसरा विचार प्रस्तुत किया किसने? एम्पेडोक्लिस ने। क्या नाम से प्रस्तुत किया? द्रव्य सिद्धांत। ठीक है, इनका क्या मानना था? इनका भी मानना पाइथागोरस के टाइप का ही था। इनका मानना था, किनका मानना था? एम्पेडोक्लिस के अनुसार इनका मानना था कि माता पिता जो होते हैं, जो जनक होते हैं, उनके विभिन्न अंगों द्वारा क्या होते हैं? विशिष्ट प्रकार के द्रव उत्पन्न होते हैं, है ना। तो जब द्रव उत्पन्न होते हैं वो कहाँ होते हैं? द्रव उत्पन्न होता है वो उन द्रवों से ही उन अंगों का निर्माण भ्रूण में होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे वंशागतिकी के संबंध में धारणाएं। अच्छा, सबसे पहले जीवधारी कैसे आए हमारे धरती पे, क्यों आए, कैसे आए, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, इन सारे चीज़ों को जानने के लिए लोग उस टाइम उत्सुक थे। कब? 1865 से पहले, 1865 से पहले। इसके पहले अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार, अपने अपने मत प्रस्तुत किए। किसके संबंध में? वंशागतिकी या फिर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव सभ्यता का विकास कहाँ से आरंभ हुआ, इस संबंध में। तो सबसे पहले कुछ मेंडल से पहले कुछ लोगों ने अपना विचार प्रस्तुत किया था, आज उनके बारे में जानते हैं। उसके पश्चात हम लोग मेंडल के प्रयोग के बारे में जानेंगे कि मेंडल ने कैसे आनुवांशिकता को या आनुवांशिकी को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, मेंडल के पूर्व कौन कौन सी धारणाएं थे? कुछ प्रचलित धारणाएं थी, उनको हम लोग जानते हैं। पहला है नम वाष्प का सिद्धांत। नम वाष्प का सिद्धांत मतलब को बोल सकते हैं हम लोग मॉइस्ट वेपर थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है? नम वाष्प, वाष्प से मतलब हम लोग समझते हैं कि जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है, अगर वो हीट होती है, हीट
जब उनको ताप मिलता है तो वो क्या होती है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में उभरती है। वैसे ही क्या होता है जीवों के शरीर में, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो नर होती है और मादा होते हैं उनके जो शरीर से जो वाष्प निकलते हैं उनसे क्या होता है, जो भ्रूण बनता होता है, जो भ्रूण बनना होता है उसके अंगों का निर्माण किससे होता है, जो नर और मादा के शरीर से अंगों से निकला हुआ वाष्प होता है उससे। ठीक है, ये हो गया नम वाष्प का सिद्धांत। इसको किसने बताया था हमको, पाइथागोरस ने। ये क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे। ठीक है, पाइथागोरस ने बताया था कि नम जो जनक होते हैं, माता होती है और पिता होते हैं, उनके बॉडी से, उनके अंगों से क्या निकलता है, वाष्प निकलता है जो भ्रूण के अंगों का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा द्रव सिद्धांत, फ्लूइड थ्योरी। इसको किसने दिया था, एम्पेडोक्लिस ने। ठीक है, एम्पेडोक्लिस का मानना था कि माता और पिता के जो अंग होते हैं, ठीक है, विभिन्न अंगों द्वारा विशिष्ट प्रकार के द्रव उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, द्रव, फ्लूइड उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक लिक्विड उत्पन्न होता है जिससे क्या होता है, जो संतति होता है, जो संतान होता है, उनके जो अंग होते हैं, नए अंग, उन्हीं अंगों से बनते हैं। तो कुछ लक्षण जो होते हैं वो पिता के जैसे होते हैं, मतलब प्रभावी लक्षण जो होते हैं वो पिता के होते हैं, और कुछ अंगों का निर्माण किससे होता है, माता के द्रव से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, क्या है, जनन रुधिर सिद्धांत। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। इसको किसने प्रस्तुत किया था, अरस्तु ने। अरस्तु के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अरस्तु ये बोलता है कि जो सीमेन होता है, पुरुष का सीमेन जो होता है, वीर्य बोल सकते हैं जिसको, वो क्या होता है, परिष्कृत रुधिर होता है। मतलब क्या होता है, हाईली प्यूरिफाइड ब्लड होता है। ठीक है, हाईली प्यूरिफाइड ब्लड जो होता है किसमें होता है, पुरुष के सीमेन में। और क्या होता है, जो मादा होती है या फिर माता बोल सकते हैं जिसको जनक बोल सकते हैं, उसका क्या होता है, जो ब्लड होता है जनन कोशिकाओं में, वो क्या होता है, हाईली प्यूरिफाइड नहीं होता है। तो जब सीमेन का जो हाईली प्यूरिफाइड ब्लड होता है, और जो क्या बोलते हैं, मादा का ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वो क्या होता है, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है, कोएगुलेशन होता है। क्या होता है, कोएगुलेशन कोएगुलेशन होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो भ्रूण का निर्माण होता है और उनके विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, जो मानव का विकास वहीं से स्टार्ट होता है। ये किसने बोला था, अरस्तु ने। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जनन रुधिर सिद्धांत। जनन मतलब होता है प्रजनन करना। प्रजनन जो होता है, सहवास जो होता है, वो क्या होता है, नर और मादा के ब्लड्स का आपस में मिलना। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो नर होता है उसका जो सीमेन में होता है वो हाईली प्यूरिफाइड ब्लड होता है, और जो मादा में होता है वो क्या होता है, हाईली प्यूरिफाइड ब्लड नहीं होता। उन दोनों के कोएगुलेशन से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है और उससे मानव का विकास होता है। ठीक है, ये हो गया जनन रुधिर सिद्धांत। अब बात करते हैं पूर्व निर्माण अथवा होमोन्सुलस सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले कौन थे, ल्यूएनहॉक, मेल्फिगी, स्वामरेडम, हार्टोशोकर, डेलपोर्टेटियस और रॉक्स। बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो इस सिद्धांत को मानते थे। इनका मानना था कि जो पुरुष का जो वीर्य होता है उसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, हेड और टेल। तो ये जो हेड होता है इसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं और ये निकल के कहाँ जाते हैं, मादा के में जाते हैं। ठीक है, तो जब ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मादा के में जाते हैं और क्या होता है, उसमें अंतर क्रिया होता है, और उस अंतर क्रिया से क्या होता है, उस अंतर क्रिया से होता है कि भ्रूण का निर्माण होता है और मानव अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या है, पूर्व निर्माण अथवा होमोन्सुलस होता है, ये सूक्ष्म जीवों से होता है। क्लियर।
अब आते हैं पेनजेनेसिस सिद्धांत। इस सिद्धांत को मॉप्टियस ने दिया था। मॉप्टियस ने ये बताया था कि मनुष्य में जो नर होता है उसमें क्या होता है, पेनजेनेसिस नामक सूक्ष्म जीव होता है और मादा में भी पेनजेनेसिस नामक जीव होता है। ठीक है, तो वो दोनों आके मिलते हैं और भ्रूण का निर्माण करते हैं। ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं पेनजेनेसिस सिद्धांत। इसको किसने दिया था, मॉप्टियस नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद आ गया जनन द्रव्य सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन विजमैन ने किया था। ठीक है, इसका जनन द्रव्य सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, विजमैन ने 1914 में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो नर होता है और जो मादा होती है, इसमें क्या बोलते हैं, सूक्ष्म उसके जनन कोशिकाओं में जो जनन कोशिका होती है उसमें जो द्रव्य होता है, जनन कोशिकाओं के द्रव्य जब आपस में मिलते हैं सहवास के समय में या प्रजनन के समय में, तब जो भ्रूण का निर्माण होता है वो किससे होता है, उस द्रव्य के होने के वजह से, जो अंगों का बनना होता है उस द्रव्य के वजह से होता है। इसलिए इसको बोलते हैं जनन द्रव्य सिद्धांत। इसका प्रयोग, इसका उदाहरण बोल सकते हैं, या इसका प्रयोग विजमैन ने किसमें किया था, चूहों में। ठीक है, ये हो गया सिद्धांत। कितने सिद्धांत पढ़े हम लोग, मेंडल जो थे उनसे पूर्व वंशागतिकी के संबंध में बहुत सारी धारणाएं प्रस्तुत थी। उसमें से कुछ अग्रलिखित है। देखो, पहला है नववाष्प सिद्धांत, वाष्प के द्वारा होता है भ्रूण का निर्माण और भ्रूण में अंगों का निर्माण। द्रव्य सिद्धांत, द्रव के नर और मादा में उपस्थित अंगों में उपस्थित द्रव्यों के कारण होता है। फिर जनन रुधिर सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है, जनन रुधिर सिद्धांत मतलब जो होता है वो नर के सीमेन में हाईली प्यूरिफाइड ब्लड और मादा के जो ब्लड होते हैं उससे अंतरक्रिया के द्वारा जनन रुधिर सिद्धांत होता है, इसमें नए भ्रूण बनते हैं। ठीक है, फिर होता है पूर्व निर्माण अथवा होमोन्सुलस सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जो वीर्य होता है उसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। वो सूक्ष्म जीव जाके कहाँ जाते हैं, मादा के शरीर में जाते हैं और मनुष्य भ्रूण का निर्माण करते हैं और उससे ही अंगों का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े पेनजेनेसिस सिद्धांत। पेनजेनेसिस सिद्धांत किसने दिया था, मॉप्टियस ने दिया था। इसमें भी क्या होता है, पेनजेनेसिस नामक सूक्ष्म जीव पाया जाता है जो मादा में भी पाया जाता है और नर में भी पाया जाता है, जो दोनों मिलके क्या करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। इससे मानव का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, फिर जनन द्रव्य सिद्धांत क्या होता है, जनन कोशिकाओं में जो द्रव्य होता है वो जब सहवास के दौरान या प्रजनन के समय जब मिलता है तब क्या होता है, तब वो भ्रूण में नए अंगों का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लैंगिक प्रजनन वाले जीवों में आनुवांशिकता। किसकी बात करेंगे, लैंगिक प्रजनन वाले जीवों में आनुवांशिकता। लैंगिक प्रजनन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, लैंगिक प्रजनन क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है नर और मादा का आपस में जनन। ठीक है, जिससे क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ये होता है भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन क्या होता है, जब नर और मादा आपस में प्रजनन करते हैं उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक प्रजनन, इसमें दो अलग अलग जनक होते हैं जो आपस में मिलते हैं। ठीक है, उसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ गुण जो होते हैं वो माता के होते हैं और कुछ जो गुण जो होते हैं वो पिता के होते हैं। अधिकांशतः इसमें माता से ज़्यादा पिता के लक्षण जो प्रभावी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण तो होता है, लेकिन इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, और लैंगिक प्रजनन क्या होता है, वो अंतरजातीय होता है। अंतरजातीय मतलब क्या होता है, जैसे मनुष्य जो जनन होगा वो प्रजनन जो होगा वो मनुष्यों के बीच ही होगा, जो जानवर हैं वो जानवरों के बीच ही होगा। मतलब अंतरजातीय मतलब एक ही जाति के सदस्यों के बीच जो प्रजनन होता है उसको बोलते हैं अंतरजातीय प्रजनन। और ये किस में होता है, लैंगिक प्रजनन में होता है। लैंगिक प्रजनन में एक और चीज़ है
कि लैंगिक प्रजनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं, जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, जो चाइल्ड उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग। लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न होने वाले जीवों में पूरे के पूरे लक्षण माता पिता के समान नहीं होते, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। कुछ लक्षण माता के होते हैं और कुछ लक्षण पिता के होते हैं। अच्छा, और अगर अलग अलग जातियों में अगर लैंगिक प्रजनन कराया जाता है तो क्या होता है? जो पहला पीढ़ी होता है वो तो होगा, ठीक है, लेकिन वो जीव क्या हो जाते हैं? बंध्य हो जाते हैं। मतलब उनके आगे जो पीढ़ी होगी उसमें लक्षणों का हस्तांतरण नहीं होगा, उसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण नहीं आएंगे। कुछ लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया। किसके ऊपर प्रयोग किया? मादा गधा, गधी बोल सकते हैं, या फिर नर घोड़ा में। इससे क्या बना? इससे बना खच्चर। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होते हैं। वो लक्षण अगर दो अलग अलग जातियों में कराते हैं तो उस लक्षण को जनक से बच्चे में तो आता है, लेकिन उस जीवधारी से दूसरे पीढ़ी में वो लक्षण नहीं जाएंगे। क्लियर? फिर अब बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में आनुवांशिकता। अलैंगिक प्रजनन करने वाले मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही जनक होते हैं, एक ही जनक होते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कैसे होगा? एक ही कोशिका से दो नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, वो भी समान कोशिका होते हैं और समान लक्षण वाले कोशिका होते हैं। इसमें लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संपूर्ण रूप से हूबहू पूरा एक जैसा ही हस्तांतरित होगा। जैसे लैंगिक प्रजनन में अगर हम लोग बात करते हैं तो लैंगिक प्रजनन में जो कुछ लक्षण माता के प्रभावी होते हैं, कुछ लक्षण पिता के प्रभावी होते हैं, है ना। वैसे ही क्या होगा? अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक होता है, एक ही जनक से जो जीवधारी बनते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसमें क्या होता है? जो लक्षण होते हैं वो सेम होता है, हूबहू होता है। इसको क्या बोलते हैं? रेमेट। क्या बोलते हैं? इससे उत्पन्न जनक, इसको क्या बोलते हैं? रेमेट। रेमेट क्या होता है? जो जनक की हूबहू कॉपी होता है। जनक से उत्पन्न जो होता है वो भ्रूण जो होता है, वो बच्चा जो होता है वो हूबहू होता है। फिर बात करते हैं क्लोन। अलैंगिक प्रजनन से बने जीवों के समूह को, एक जीव है तो उसको क्या बोलेंगे? रेमेट। ठीक है, और अगर बहुत सारे जीवों का समूह है तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोन। क्लोन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये क्या होता है? इसमें सभी में एक जैसे ही गुण होते हैं और इनमें लक्षणों का हस्तांतरण जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है और वो पूरा का पूरा कॉपी होता है ना। एक भी चीज़ जो होता है वो अलग अलग नहीं हो सकता, इसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोन एवं ऑफ स्प्रिंग में अंतर की। ठीक है, क्लोन क्या होता है? हम लोग सबसे पहले ही पढ़े। क्लोन जो होता है वो एक जनक से उत्पत्ति होता है, एक जनक, क्योंकि ये अलैंगिक प्रजनन वाले होते हैं। ऑफ स्प्रिंग में दो जनक होते हैं क्योंकि ये लैंगिक प्रजनन से होता है, हमने पहले ही पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद जो अलैंगिक प्रजनन से हो गया, इसमें क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन में एक ही होता है, ये इसमें एक ही जनक होगा। इसमें क्या होंगे? दो जनक होंगे, एक नर होगा, एक मादा होगी। क्लियर? इसके निर्माण के समय युग्मकों का सायुज्यन नहीं होता है। सायुज्यन मतलब क्या होता है? गैमेट्स का बनना। ये क्या होता है? ये ये समसूत्री विभाजन होता है तो डायरेक्ट कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? युग्मकों का संयोजन नहीं होता, युग्मक नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें युग्मकों के संयोजन से बनते हैं। ये नर के, ये क्या हो गया? ये नर का युग्मक हो गया, ये मादा युग्मक हो गया, इनके संयोजन से बनते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा? ये एक कोशिका होती है और इसमें डिवीजन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 4 जो अंतर है वो क्या है? समसूत्री विभाजन से बनते हैं। समसूत्री विभाजन मतलब समझ में आ गया? एक सेल है, उससे दो सेल बनेंगे जो सेम होंगे, जिनमें लक्षण सेम होंगे। फिर क्या बनते हैं? फिर उसके सेम बनते हैं उससे कोशिकाएं जो होती है, इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और इसमें क्या होता है? ये इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, क्लियर?